हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर होंगे नहीं तब तक लाइव क्लास शुरू नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग अगला टॉपिक यूज करते हैं, दर्पण। अगला टॉपिक है आपका दर्पण। तो दर्पण होता क्या है एक्चुअली में बच्चों? दर्पण वह चिकना या चमकदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है, उसी को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकना या चमकदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है, उसी को हम कहते हैं दर्पण। बच्चों, दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होता है बच्चों गोलीय दर्पण। अंग्रेजी में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, आप लोग जब भी वीडियो देखने बैठेंगे तो आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि साथ ही साथ आप लोग नोट बनाते हुए चलें। तो चलिए बच्चों, तो दर्पण की डिफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे? वह चिकना या चमकदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। जब तक बच्चों किसी भी तल से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक किसी भी वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, और दर्पण का काम ही होता है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना। तो चलिए बच्चों, दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है समतल दर्पण और नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, हम बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है? तो समतल दर्पण बच्चों वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे बच्चों, हम एक अगर जो कांच की ऐसे स्लाइड ले लें और इस स्लाइड को एक तरफ से ऐसे पारे की कलई करके इस पर गाढ़े रंग का पेंट कर दें, तो इसका ये जो दूसरा वाला तल जो होगा यह इससे आर पार दिखाई नहीं देगा, यानी यह जो किरण जब इस पर पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, यानी इस तल को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। और ये हो गई पारे की कलई, और उसके ऊपर से लग जाता है गाढ़ा पेंट। तो ये बच्चों समतल दर्पण आप लोग को समझ आया होगा। परावर्तक तल क्या होता है? जब कोई दर्पण होता है, उस दर्पण की एक तरफ कलई कर दिया जाता है तो उसका दूसरा जो तल होता है वह परावर्तक तल का काम करता है। यानी जब दूसरे तल पर कलई कर दिया जाता है तो पहले वाले तल पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारा प्रतिबिंब बनाती है। जैसे बच्चों, आप लोग घर में अपना फेस कटिंग देखने वाला शीशा इस्तेमाल करते हैं, तो उस शीशे में आप पीछे देखेंगे तो क्या होता है, उसमें एक कलई की होती है पीछे, और जिस कारण से दूसरे वाले आगे वाले तल से जब हम प्रतिबिंब अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे चेहरे से जो किरण निकलती है रिफ्लेक्ट होकर के फिर आ जाती है, जिस कारण से हमारा प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। तो समतल दर्पण की डिफिनीशन क्या लिखेंगे बच्चों? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण।
अब बात करें गोलीय दर्पण की यानी स्फेरिकल मिरर की, तो वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। जैसे बच्चों हम मान लें कि ये कांच का एक खोखला गोला है ऐसे, और यहाँ से हम यहाँ से ऐसे काट करके निकाल दें तो इससे अलग हो जाएगा, ये खोखला गोला था। यानी हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण की डिफिनीशन, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण जो होता है बच्चों यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो प्यारे बच्चों अगर जो हम कोई गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। तो यहाँ से जब बच्चों हम एक काट करके निकालेंगे तो ये अलग हो जाएगा। अब यही बच्चों अगर जो हम बात करें अवतल दर्पण, अवतल अव मतलब धसा हुआ और तल मतलब तल, यानी जिसका परावर्तक तल धसा हुआ या दबा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों याद रखेंगे अव मतलब धसा हुआ और तल मतलब तल, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धसा हुआ होता है उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। जैसे बच्चों और आगे अगर जो हम देखें उत्तल दर्पण की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों अगर जो हम कोई गोलीय दर्पण लिए हैं, उस कांच का खोखला गोला लिए हैं, उससे हमें काट करके अलग कर रहे हैं तो इस तरह का शेप मिलेगा। अगर जो हम इसके बाहर वाले पार्ट पर ऐसे इधर वाले पर कलाई कर दें तो इसका परावर्तक तल ये होगा, ये होगा परावर्तक तल। ये जो परावर्तक तल होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धसा हुआ होता है उसी को तो हम कहते हैं अवतल दर्पण। और यही प्यारे बच्चों अगर जो इसी भाग पर हम इस तरफ कलई कर दें, इस तरफ कलई कर दें, यानी ये दर्पण हमको ऐसा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कलई, तो इसका परावर्तक तल ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। बच्चों फिर एक बार हम बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है, वह चिकना या चमकदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अगर जो हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण वह चिकना या चमकदार सतह होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उसी को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर जैसे हम खोखले गोले को काटेंगे तो हमको एक शेप ऐसे मिलेगा। बच्चों
अगर जो हम इस वाले भाग को कलई कर देते हैं तो इसका परावर्तक तल जो होगा यह हमको कैसा मिलेगा, दबा हुआ या धंसा हुआ मिलेगा। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ या दबा हुआ होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धंसा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण की बात करें, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ या उठा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। जो भी नोट करना हो आप लोग नोट कर सकते हैं। बच्चों तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में। नंबर 1 होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। केंद्र इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। बच्चों वक्रता केंद्र होता क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उस दर्पण के गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उस दर्पण के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या। बच्चों वक्रता त्रिज्या अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी बच्चों जैसे हम बात करें, ये हमारा गोलीय दर्पण है,
अब तो ये जब किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होगा, अगर इसका पूरा ऐसे हिस्सा बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। अब बीच में इसका कहीं केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। और प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। या फिर चलिए आगे हम बात करते हैं ध्रुव, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है पोल। ध्रुव क्या होता है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे बच्चों कोई भी दर्पण हो गया, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये वाला दर्पण हो, अब इसका ये परावर्तक तल है ये वाला, अब इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा या फिर इसका जहाँ मध्य बिंदु होगा उसी को हम कहते हैं क्या, ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों एक बार फिर सुनिएगा, ध्रुव क्या होता है, दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। आगे बच्चों हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में कहा जाता है। मुख्य अक्ष होता क्या है, बच्चों मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष देखिए वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है P है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। कोई दर्पण है ऐसे, इसका यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C और P है, इन्हीं दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मेन प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। बच्चों हम लोग बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, बच्चों दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे बच्चों अगर जो कोई दर्पण है ऐसे, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल की लंबाई को, यानी ये जो दर्पण है इस दर्पण के परावर्तक तल की ये जो लंबाई है, ये परावर्तक तल यही इधर वाला है, इसी के परावर्तक तल की जो लंबाई होती है इसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। या फिर आप दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं जो इसका परावर्तक तल होता है इसके परावर्तक तल का जो व्यास, आगे इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो कहीं इसका व्यास आएगा ये वाला, इसी के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम फोकस का। फोकस क्या होता है, बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। जैसे बच्चों अगर जो हम ले लें यहाँ पर अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ से जाती है, और तो इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस को एफ से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। या फिर अगर जो हम ले लें ये वाला दर्पण, और यहाँ पर ऐसे इसका ध्रुव है, अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से हम डैश डैश आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम फोकस की परिभाषा दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस को बच्चों हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।